नमस्कार। मैं राजू कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन शिक्षा अधिगम प्रणाली में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग राम वृक्ष बेनीपुरी, जिनकी समय सीमा 1902 से 1968 यानी 1902 से 1968 ईस्वी इनकी समय सीमा है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस बाल गोविंद भगत के चरित्र के बारे में पढ़ने से पहले हम लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी के जीवन से परिचित हो लेते हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, उनकी साहित्यिक विशेषता क्या है, उन्होंने अपनी रचनाओं में किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, उस सब के बारे में एक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म मुजफ्फरपुर जिला बिहार के बेनीपुरी गांव में एक साधारण किसान परिवार में सन 1902 में हुआ था। मतलब राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिला बेनीपुरी गांव में एक साधारण किसान के परिवार में हुआ था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। बताया जा रहा है कि जब छोटे थे तो बचपन में ही छोटे में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया, यानी वो मर गए थे। सन 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर ये अध्ययन छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। जैसे कि बच्चों, आप लोग जानते ही हैं कि गांधी जी के द्वारा सन 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो उस समय बहुत से क्रांतिकारी, बहुत से लेखक, रचनाकार जो है गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन में हिस्सा ले लिए थे। तो उस समय इन्होंने भी अपने पढ़ाई को छोड़कर ये भी उस आंदोलन में शामिल हो गए। ये आंदोलन असहयोग आंदोलन था, जिसको हम लोग इंग्लिश में नॉन कोऑपरेशन कहते हैं। तो उसी आंदोलन में ये भी हिस्सा ले लिए। बाद में इन्होंने साहित्य सम्मेलन की विशारद परीक्षा उत्तीर्ण की। रामचरितमानस के पठन पाठन से साहित्य की रचना आरंभ की। साहित्य के क्षेत्र में ये पत्रकारिता के माध्यम से आया। तो ये साहित्य के क्षेत्र में इनका पदार्पण कैसे हुआ, साहित्य के क्षेत्र में कैसे गए, तो रामचरितमानस के पठन पाठन से तथा पत्रकारिता के माध्यम से ये 15 वर्ष की अवस्था में, यानी 15 वर्ष की उम्र में ही विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे। जब ये 15 साल के थे तभी से ये लेखन कला से जुड़ गए थे और बहुत से कहानी, कविताएं जो है ये पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे। देश सेवा के पुरस्कार स्वरूप इन्हें जीवन का एक बड़ा अंश कारागार में बिताना पड़ा। बताया जा रहा है कि ये देश सेवा के कारण इनको बहुत समय तक, मतलब देश की सेवा में लगे, गांधी जी के साथ आंदोलन किए, जिसके कारण इन्हें बहुत दिनों तक जेल में बंद रहना पड़ा। इन्होंने तरुण भारत किसान, मित्र, बालक, युवक, कर्मवीर, योगी, हिमालय, नई धारा आदि कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन बड़ी कुशलता से किया। ये जितने भी नाम हैं, इन सारी पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने ही किया था। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं। राम वृक्ष बेनीपुरी बहुमुखी प्रतिभा के लेखक थे। इन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र, यात्रा विवरण, संस्मरण, निबंध आदि गद्य की सभी प्रचलित विधाओं में विपुल साहित्य की रचना बेनीपुरी जी ने अपने संगठनात्मक व प्रचारात्मक कार्यों द्वारा हिंदी तथा जनता की बड़ी सेवा की। यानी बताया जा रहा है कि गद्य क्षेत्र में, यानी साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है, गद्य और पद्य। तो गद्य क्षेत्र में इन्होंने, गद्य के सारे क्षेत्र में, कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास हो, हर क्षेत्र में इन्होंने
कोई न कोई रचना की ही थी। इनका नाम बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापकों में लिया जाता है। बेनीपुरी जी का नाम जो है बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापकों में लिया जाता है। इनका पूरा साहित्य बेनीपुरी ग्रंथावली के रूप में कई खंडों में प्रकाशित हो चुका है। इनके जितनी भी रचनाएं हैं वो सब साहित्य, पूरा साहित्य इनका जो है वो बेनीपुरी ग्रंथावली के रूप में कई खंडों में प्रकाशित हो चुका है। इनके कई प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। पत्तीतों के देश में ये उनका उपन्यास है। चिंता के फूल कहानी है। माटी की मूर्तें रेखा चित्र है। अम्बापाली नाटक है। गेहूँ और गुलाब निबंध और रेखा चित्र। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत, जंजीरों और दीवारें संस्मरण आदि इनकी ये रचनाएं हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा शैली। शब्द शिल्पी बेनीपुरी जी की शैली का चमत्कार सभी रचनाओं में देखा जा सकता है। विशेषतः रेखा चित्र में भाषा की सरलता, सरसता और शैली में प्रवाह की दृष्टि से ये हिंदी के विशिष्ट शैलीकार हैं। मतलब कहा जाता है कि इनकी रचनाएं में जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो भाषा बहुत सरल और सरस है तथा इन्हें हिंदी के विशिष्ट शैलीकार के रूप में भी जाना जाता है। शब्दों के तो ये जादूगर ही हैं। ऐसा कहा जाता है इन्हें कि ये शब्दों के जादूगर है, यानी कलम के जादूगर, शब्दों के जादूगर। जिस तरह मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है, उसी तरह राम वृक्ष बेनीपुरी जी को शब्दों का जादूगर कहा जाता है, क्योंकि छोटे छोटे चुटीले वाक्यों में शब्दों का सटीक प्रयोग इनकी निजी विशेषता है। इनकी रचनाओं में छोटे छोटे चुटीले वाक्यों में शब्दों का सटीक प्रयोग किया जाता है। मतलब कम से कम शब्दों में अपनी बातों को कह देना, वो भी विशेष रूप से एकदम सरल एवं सहज भाषा में कह देना, ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इनकी भाषा शैली रेखा चित्रों, संस्मरणों और गद्य गीतों की विशेष अनुरूप है। राम वृक्ष बेनीपुरी का योगदान। बेनीपुरी जी का योगदान। बेनीपुरी जी एक कर्मठ देशभक्त थे। देशभक्त और साहित्यकार दोनों ही एक रूप में इनका विशेष स्थान है। बेनीपुरी जी के बारे में कहा जाता है कि ये देशभक्त भी थे और साहित्यकार भी थे, और दोनों में इनका विशिष्ट स्थान है। रामधारी सिंह दिनकर जी बेनीपुरी जी के विषय में लिखा है। जो रामधारी सिंह दिनकर है, जो राष्ट्रीय कवि हैं हमारे, वो इनके बारे में लिखते हैं कि बेनीपुरी केवल साहित्यकार ही नहीं थे, उनके भीतर केवल वही आग नहीं थी जो कलम से निकल कर साहित्य बन जाती थी। वे उस आग के भी धनी थे जो राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों को जन्म देती थी, जो परंपराओं को तोड़ती है और मूल्यों पर प्रहार करती है। अब दिनकर जी बताते हैं कि वो केवल साहित्यकार ही नहीं थे, उनके कलम में आग था। वो आग के भी धनी आदमी थे। राजनीति और सामाजिक आंदोलनों को जन्म देती थी। वो जो लिखते थे, उनकी रचनाएं जो थी वो राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों को जन्म देती थी। जो परंपराओं को, यानी जो परंपराएं थी उसको तोड़ने का वो काम करती थी और मूल्यों पर प्रहार भी करती थी, जो चिंतन को निर्भीक एवं कर्म को तेज बनाती है। बेनीपुरी जी के भीतर बेचैन कवि, बेचैन चिंतक, बेचैन क्रांतिकारी और निर्भीक योद्धा सभी एक साथ निवास करते थे। मतलब दिनकर जी कहते हैं कि वे कवि भी थे, चिंतक भी थे, क्रांतिकारी और निर्भीक योद्धा भी थे। ये सारे गुण जो है बेनीपुरी जी के अंदर विद्यमान थे। सन 1968 में इनका देहांत हो गया। बिहार सरकार द्वारा बेनीपुरी जी के सम्मान में प्रतिवर्ष साहित्यकारों को अखिल भारतीय राम वृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार दिया जाता है। तो ये था राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय। अब उनके द्वारा जो रचित कहानी हम लोग पढ़ेंगे,
बाल गोविंद भक्त, तो उसमें बाल गोविंद भक्त, उसमें राम वृक्ष बेनीपुरी ने बाल गोविंद भक्त रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चित्र का उद्घाटन किया है। मतलब एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो बतलाया है, एक ऐसे मनुष्य के बारे में जो बतलाया है इस पाठ में, जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। ऐसे व्यक्ति के बारे में उन्होंने इस रेखा चित्र में बताया है, जिनका नाम है बाल गोविंद भक्त, और उनके अंदर मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक वो मानते थे। वेशभूषा और बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। लेखक बताते हैं कि वेशभूषा से इंसान जो है सन्यासी नहीं होता है, बल्कि सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं, कि हम अपने पारिवारिक जीवन में भी रहकर इस सन्यास को जीवन को धारण कर सकते हैं, अपने मनुष्यता, अपनी संस्कृति के आधार पर। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। तो इस पाठ में जो व्यक्ति है जिसके बारे में उन्होंने बताया है बाल गोविंद भक्त के बारे में, वो इसी आधार पर उनके बारे में बतलाया है कि वो एक मनुष्य होते हुए और अपने पारिवारिक जीवन का निर्वाह करते हुए भी एक लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। यह जो पाठ है, जो हमारे समाज में फैली रूढ़िवादी विचारधारा है, उस पर भी प्रहार करता है, मतलब उसका भी खंडन करता है। और एक तरफ बाल गोविंद भक्त को सन्यासी भी बताता है, जो पारिवारिक जीवन का निर्वाह करते हैं, और लेखक उन्हें सन्यासी भी बताते हैं। और ये पाठ जो है, पाठ में सामाजिक रूढ़ियों का, यानी रूढ़िवादी विचारों का खंडन भी किया गया है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भक्त के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। इस पाठ में हमें बाल गोविंद भक्त के मध्यम ग्रामीण जीवन जो होता है, जो गांव का जीवन होता है, उस जीवन की एक सजीव झांकी भी हमें इस पाठ में देखने को मिलती है, जिसको हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।